हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12 सितंबर 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना है एंड लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। सबसे पहली जो न्यूज़ है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन जयशंकर एंड वॉन्ग मीटिंग। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और ये वॉन्ग ही हैं, ठीक है। तो इनके बीच में बातचीत हुई थी। एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग के चलते साइडलाइन मीटिंग हुई, अभी 2 घंटे से ज़्यादा तक चली थी। तो इसमें एक 5 जो पॉइंट्स हैं अडॉप्ट किए गए टू रिजॉल्व बॉर्डर क्राइसिस, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स में उनमें से मतलब मेनली क्या क्या थे कि जैसे हमको एक तो क्या करना चाहिए, कीप टॉकिंग, कि बातचीत जो है वो जारी रखनी चाहिए, क्विकली डिसंगेज, और टेंशन को क्या करना है वो भी कम करना है एलएसी में, और मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है, क्विकली डिसंगेज एंड ईज टेंशंस। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं। और मॉस्को में ये मीटिंग हो रही है। एससीओ के बारे में बार बार बता चुके हैं कब इसका गठन हुआ था, कौन कौन सी इसमें कंट्रीज हैं। और एक और बार यहाँ पे जो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले तो ये बोला है कि two ministers agreed that both sides should take guidance from the series of consensus of the leaders on developing India-China relation, ठीक है। तो जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं उनको डिस्प्यूट्स में वो तब्दील ना हो, ये जॉइंट स्टेटमेंट में बोला गया है। एंड इट सेड दैट also agreed that both sides shall abide by all the existing agreement protocols on China-India border affairs, maintain peace and tranquility in the border areas and avoid any action that could escalate matters, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से हमें बचना होगा। दूसरा जो है, दोनों जॉइंट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि डायलॉग और जो कम्युनिकेशंस है, चाहे वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के थ्रू हो या फिर कैसे भी हो, वो लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए इंडिया चाइना बाउंड्री के क्वेश्चन पे। और दूसरा एक वर्किंग मैकेनिज्म जो है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ठीक है। तो शुड ऑल्सो कंटिन्यू इट्स मीटिंग। तो WMCC की जो मीटिंग है ये भी कंटिन्यू होंगी। एंड द मिनिस्टर अग्रीड दैट एज द सिचुएशन इज द टू साइड्स शुड एक्सपेडिटेट वर्क टू कंक्लूड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जो CBM है वो मेंटेन करेंगे और इन्हांस करेंगे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बॉर्डर एरियाज़ में। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है ऐसा। एंड द चाइनीज साइड ने बोला है, मतलब उन्होंने कुछ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड किया है टू डिप्लॉयमेंट एंड द प्रोवोकेटिव बिहेवियर्स ऑफ चाइनीज फ्रंटलाइन ट्रूप्स ड्यूरिंग न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ फ्रिक्शन अलॉन्ग द LAC। और ये मतलब एक तरह से जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल है उसको ये डिसरिगार्ड शो करता है। और इंडियन साइड ने हमने क्लियरली बोला है कि दैट इट एक्सपेक्टेड फुल एडहेरेंस टू ऑल एग्रीमेंट और मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज एंड वुड नॉट काउंटेंस एनी अटैम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को यूनिलैटरली। और हम क्या करेंगे, जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वो जितने भी एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड बॉर्डर एरियाज़ में, तो उसको फॉलो भी करते हैं हमारे ट्रूप्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये अभी आपको जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी राजनाथ सिंह की, ठीक है, राजनाथ सिंह और जो वहाँ के जो फेंगी है डिफेंस मिनिस्टर, तो उसमें अभी ये बोला गया है कि CSG टू सेट एजेंडा फॉर कमांडर टॉक्स। तो CSG क्या है? CSG मतलब चाइना स्टडी ग्रुप है। इसको हेड कौन कर रहे हैं? इसको हमारे जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, तो वो कर रहे हैं। तो इसकी आज मीटिंग होगी। अब इसमें कौन कौन है? CSG इंक्लूड्स द सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम एंड वाइस चीफ्स ऑफ द 3 सर्विसेज और अपार्ट फ्रॉम चीफ ऑफ द IB एंड रॉ, ठीक है। तो ये सब है। और ये भी हमको पता है कि चाइना के जो मास ट्रूप्स थे आफ्टर द इंडियन ट्रूप, जब से हमने जो नैरेटिव चेंज किया है, यानी कि इंडियंस रेज टू कैप्चर की हाइट्स ऑन द स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ बैंक ऑफ रेचिनला एंड रेजिंगला, ठीक है। तो रेजिंगला, रेचिनला, ये सब हमने नाम सुने हैं। मतलब ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि जो ओवरनाइट इंसिडेंट हुआ था बिटवीन 29 to 30 अगस्त। तो इंडियन आर्मी टुक सम प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव स्टेप्स, है ना। दैट इज समथिंग वी हैव नॉट सीन इंडियन आर्मी टू डू। मतलब चाइना के साथ इतना काफ़ी टाइम से हमने ऐसा नहीं किया था, इस वजह से ज़्यादा ही अभी एग्रेसिव और थोड़ा सा मतलब डर ही बोल सकते हैं उनको, है ना। और दे वेंट अप, हमारे जो आर्मी के जवान थे वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था हाई रिजेस लाइन में, वेर एवर परसेप्शन ऑफ द लाइन ऑफ LAC है। तो हमने ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब देखी, जैसे स्पंगुर गैप, चुशुल एरिया, ब्लैक टॉप, ग्रीन टॉप, पिम्पल, और जो गोगरा, जो मघुर हिल्स और गुरुंग हिल्स हैं, है ना। तो ये सारे लोकेशंस भी हमने देखी हैं। इंडिया ट्रूप्स टर्न द tables on the Chinese between August 29. They occupied Heights, South Pangong. So
Maghar Hills, Gurung Hills, they get a commanding view of the terrain, है ना, including the PLA garrison at Moldo and the Spangur Gap 2 kilometer wide pass that can be used for a military offensive as चाइना डिड इन 1962। तो ये सारे लोकेशंस भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये 1962 के टाइम पे जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे भी ये सारी जो लोकेशंस थी न्यूज़ में थी। और ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है तो उसको लेके कॉन्क्लेव हुई थी, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि मार्कशीट शुडंट बी प्रेशर शीट एंड और प्रेस्टीज शीट, है ना, कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको मतलब चिल्ड्रंस ने क्या सीखा, क्या लर्न किया स्कूल में, वो सब उनसे मतलब नहीं रहता, लेकिन बस वो इंक्वायर करते हैं अबाउट द मार्क्स स्कोर इन अ टेस्ट। एंड मार्कशीट जो है वो क्या बन गई है, एक फैमिली के लिए प्रेस्टीज बन गई है और चिल्ड्रंस के लिए प्रेशर बन गई है। तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब वो मार्क्स ड्रिवन नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, नॉट लर्निंग ड्रिवन, marks driven and not learning driven, adding that NEP recognize this as a major drawback. This education policy only the third since independence focus on moving education away from high stakes। तो ये है कि मतलब एक तरह से वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। द स्वामी एज अ सोशल एक्टिविस्ट क्रूसेडर्स अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ठीक है, तो इनकी अभी डेथ हो गई है। स्वामी अग्निवेश इनका नाम है, 1939 से 1922। अग्निवेश कौन थे, सोशल एक्टिविस्ट एंड वेटरन आर्य समाज के लीडर थे स्वामी अग्निवेश, ठीक है। इन्होंने बॉन्डेड लेबर्स के अगेंस्ट किया था, एज ऑफ 81, क्रिटिकली इल और ऑलवेज क्लैड इन सैफरन। अग्निवेश रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एज एन एविड फॉलोअर ऑफ आर्य समाज के प्रिंसिपल के फॉलोवर थे, और लेकिन इनके जो वर्क थे वो बाउंडेड जो लेबर्स थे उनको फ्री करने से रिलेटेड थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ये थे और इनका जो रीजनल नेम है वहाँ पे विप्पाशायम राव है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो थी आइडेंटिटी जो ब्राह्मण कास्ट की थी वो गिव अप कर दी थी, और उसके बाद ये मूव कर लिया था इन्होंने हरियाणा टू ज्वाइन द आर्य समाज इन 1960, ठीक है। और इनके बारे में क्या है, अग्निवेश इज ऑल्सो बिलीव टू हैव पेव्ड द वे फॉर अदर सोशल एक्टिविटीज इन द नेशनल कैपिटल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क। और 1994 में इनको जो था UN ट्रस्ट फंड का हेड भी बनाया गया था, कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी सॉरी। ऑन दिस हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही वॉज अवार्डेड द राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है। तो राइट लिवलीहुड अवार्ड भी इनको मिला था, ऑफ्टन कॉल्ड अल्टरनेटिव नोबल प्राइज इन 2004। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव नोबल प्राइज 2004 का किसे कहा जाता है, राइट लिवलीहुड अवार्ड, और जो इनको दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, स्टेप टू गेन ट्रस्ट। जम्मू कश्मीर के जो LG है उन्होंने लॉन्च किया ग्रीवेंसेस रेड्रेसल पोर्टल, ठीक है। LG कौन है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। तो इसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, JKIGRAMS। तो आई ग्राम्स जो इसे बोल सकते हैं, इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, एंड ये रोल्ड आउट किया जाएगा रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में बाय October 2। और जो सिस्टम है विल रिप्लेस द करंट पोर्टल जो 2018 में लॉन्च किया गया था, उसको रिप्लेस करेगा। और ये पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया UT दैट विल बी लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम CPG ग्राम्स, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिड्रेसल, जो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये जो है पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मैपिंग है वो की जाएगी, नियरली 1500 पब्लिक ऑफिसेज इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं, हाउस पैनल्स बैट फॉर वर्चुअल कोर्ट्स इवन आफ्टर पैंडेमिक। तो ये चीज़ बोला गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस हैज़ रिकमेंडेड। इन्होंने बोला है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं तो सेटअप इन व्यू ऑफ कोविड-19, है ना, जो कोविड-19 के कारण सेटअप किए गए थे, तो अभी जब कोविड-19 चला जाएगा तो पेंडेमिक के बाद भी ये होने चाहिए कंटिन्यू। डिजिटल जस्टिस इज चीपर एंड फास्टर एंड वुड एड्रेस लोकलेशन एंड इकोनॉमिक हैंडीकैप, है ना। तो ये चीज़ बोला गया है कि जो डिजिटल जस्टिस है
वो क्या होता है, वो क्योंकि चीपर होता है और फास्टर भी होता है। और टेक्नोलॉजी में इनफैक्ट बी अ कैटलिस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस एंड मेकिंग मैनुअल प्रोसेस रिडंडेंट। इट विल मेक जस्टिस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड हेल्प इन ओवरकमिंग फिजिकल एंड लॉजिस्टिकल बैरियर्स विच प्रिवेंट मैनी लिटिगेंट्स फ्रॉम सीकिंग जस्टिस। तो इसलिए ये कंटिन्यू होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने सजेस्ट भी किए थे जैसे लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चलान्स जो केसेस हैं, ट्रैफिक चलान केसेस, तो उनको मतलब ऑनलाइन ही रिजॉल्व किया जा सकता है। पिटी ऑफेंसेस जो होते हैं वो समन किए जा सकते हैं इशूड अंडर सेक्शन 206 ऑफ CRPCs, केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटिशंस केसेस, ये सारे भी अलॉटेड होते हैं टू द वर्चुअल कोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो काम होता है, पूरे पार्लियामेंट का प्रोसीजर जो होता है, उसके लिए कमिटीज़ का गठन होता है। ठीक है, तो दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है मेनली, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा होता है क्या, एडहॉक कमेटी। ठीक है, तो एडहॉक कमेटी तो वो कमेटी होती है जो क्या होती है, टेम्पररी कामों के लिए होती है, टेम्पररी टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए, कि मतलब जब तक कोई टास्क है तो उसको कंप्लीट करना है, जैसे ही वो टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। ठीक है, और जो ये होती है स्टैंडिंग कमेटी, ये परमानेंट कैटेगरी की होती है, मतलब हर साल ये एवरी ईयर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, और ये मतलब परमानेंट ही रहती है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये लगातार कंटिन्यूएशन में रहती है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। एज सेंटर मीट्स नागा ग्रुप्स NSCN बैक टू डिमांड फॉर ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, तो सेंटर का जो इंटरलोकेटर है नागा पीस टॉक के RN रवि, तो उन्होंने भी बातचीत की थी इससे, और ये क्या, नागालैंड गवर्नर एंड द सेंटर इंटरलोकेटर नागा पीस टॉक के जो है RN रवि हैज़ टोल्ड द नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप्स। ठीक है, नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप क्या है, एक ये अम्ब्रेला बॉडी बन गई है, 7 नागा इंसर्जेंट ग्रुप इसमें है। ठीक है, 7 नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स इसमें हैं, दैट द सेंटर विल नॉट वेट फॉर एवर फॉर द टॉक्स टू बी कंक्लूड, इट इज़ लर्न। तो NNPG ये दोबारा से मतलब क्या बोल रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, ओरिजिनल जो इनकी डिमांड है, जैसे क्या है कि इनको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, इसमें जो नागा पीपल हैं और जो अदर स्टेट के एरिया वो भी इंक्लूड होंगे, एंड सेपरेट फ्लैग इनको चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें चाहिए, है ना। तो ये सब इनके डिमांड्स हैं। नेक्स्ट जो है एडिटोरियल पेज को देखने से पहले यहाँ पे एक बार जो न्यूज़ है वही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। गवर्नमेंट सेट्स अप EGOM फॉर OFB कॉर्पोरेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो मूविंग अहेड विद इट्स प्लान फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ये EGOM क्या है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, तो जो इसकी जो प्रोसेस है उसको ओवरसी करने के लिए ये डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जा रहा है। क्या है ये, EGOM यानी कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। अब ये क्या करेगा, इसमें जो भी मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ठीक है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड विच इज़ सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इसको क्या कर रहे हैं, इनटू 1 और मोर देन 100% गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में इसको तब्दील करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जो पूरी प्रोसेस है, यानी कि रीडिप्लॉयमेंट प्लान होगा एम्प्लॉयज़ का, और ट्रांजिशन सपोर्ट होगा, और जो एंटायर प्रोसेस है तो उसको उसके ही मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स और वेजेस इनके सब के बारे में बात की जाएगी। और जो इसमें मिनिस्टर्स हैं आगे EGOM में, वो ये देख सकते हो आप, होम मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर, फिनेंस एंड स्टेट, और पेंशन का भी इसमें होगा। अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस, द EGOM विल डिसाइड वेदर द OFB शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और मल्टीपल DPSU. It will also look into issues related to various categories to employees including protection of their salary and pension. ठीक है, तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया US टू पाक एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है, टेरर के अगेंस्ट आप काम करो, इंश्योर जस्टिस फॉर 26/11 पठानकोट में जो हुआ था। तो 17 मीटिंग चली थी US इंडिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की ऑन काउंटर टेररिज्म एंड 3rd सेशन ऑफ द डेजिग्नेशन डायलॉग हेल्ड वर्चुअली September 9 to 10। नेक्स्ट यहाँ पे है ED के बारे में हमें बार बार पता है। ED, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब इस्टेब्लिश हुई थी, और
क्या मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये आप बता सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो कहीं पे भी अपना अगर याद आ रहा है। आईएएफ प्लान्स टू सेट अप एयर डिफेंस रडार्स इन 3 उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आईएएफ ने प्लान किया है कि वो एयर डिफेंस रडार्स क्या करेंगे, उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, उत्तराखंड के इंक्लूडिंग चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ठीक है, और दूसरी चीज़ भी एक प्रपोज की है कि ये न्यू एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी देख रहे हैं वहाँ पे, स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन इट्स एक्टिविटीज़ हिल एरियाज ऑफ उत्तराखंड। तो जो पंतनगर है, पंतनगर एक्सटेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स पंतनगर, जॉलीग्रांट एंड पिथौरागढ़, एंड फॉर अ न्यू एयरपोर्ट इन चौखुटिया, है ना, चौखुटिया जो है यहाँ पे भी न्यू एयरपोर्ट की बात की जा रही है। तो जो अल्मोड़ा का एक विलेज है भैसोली, ठीक है, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि एयर डिफेंस जो रडार है वो क्या किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा फॉर लैंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, और बाकी मतलब यहाँ से क्या हो सकेगा, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यहाँ पे हो सकता है, वो यूज़ हो सकता है फॉर रिफ्यूलिंग एज वेल एज अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ एम्यूशन। तो ये है। उड़ीसा लॉन्चेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए उड़ीसा ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया। इस सिक्योरिटी का नाम क्या है स्कीम का, गरिमा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिमा स्कीम आ जाता है किस स्टेट की स्कीम है, उड़ीसा की स्कीम है। किस चीज़ के लिए है, कौन से कामों के लिए है, किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो सैनिटेशन वर्कर के लिए है। ठीक है, सैनिटेशन वर्कर के लिए है। और इसमें क्या होगा, अंडर द स्कीम अ सर्वे विल बी अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई सैनिटेशन वर्कर्स अक्रॉस स्टेट। जो भी कोर सैनिटेशन जॉब्स में जो इन्वॉल्व हैं उनको ये रजिस्टर करेगा, और डाटाबेस में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट सैनिटेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विद यूएलबीज फॉर ऑथराइजेशन। और जो इनके जो काम करने के घंटे हैं वो भी लिमिटेड हो जाएंगे, 6 आवर्स पर डे, एंड दे एंड देयर फैमिली मेम्बर्स विल ऑल्सो बी गिवन हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये गरिमा स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट के सैनिटेशन वर्कर के लिए। नेक्स्ट जो था, व्हाट्स एट स्टेक इन अफगान टॉक्स। तो अफगान गवर्नमेंट तालिबान बिगेंस टॉक इन दोहा टुडे। ठीक है, तो दोहा में ये बातचीत कर रहे हैं। और अभी पता है कि आपको काबुल और तालिबान, मतलब जो अफगानिस्तान और तालिबान है, तो वो काफ़ी टाइम से जो इंट्रा अफगान टॉक्स हैं वो सितंबर 20 आज हो रही है ना। और ये कोइंसिडेंटली तब हो रही है जब 9/11 की 19th एनिवर्सरी थी, है ना, कल थी 11 सितंबर। तो कल ही बॉम्बिंग हुई थी। एंड 5 ईयर तालिबान रूल इन अफगानिस्तान 2001। तो उसके बाद से ये अब ये हो रहा है। तो इसमें यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि यूएस ने कमिट किया था कि वो अपने जो ट्रूप्स हैं, 12,000 ट्रूप्स थे वहाँ से 8,600 को वापस वो बुला रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं 5 बेसिस को, है ना, 135 दिनों के अंदर वो कर देंगे। एंड दैट कमिटमेंट हैज़ अपेरेंटली बीन केप्ट। द यूएस रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू फर्दर ब्रिंग डाउन। तो और वो 4,500 जो ट्रूप्स हैं उनको ये नवंबर और अर्ली नवंबर और लेट अक्टूबर के टाइम पे ही ये इसको वहाँ से हटा देंगे, है ना। तो ये टॉक्स है। अब इससे मतलब यही बोला जा रहा है कि इंडिया के लिए, मतलब इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ता है इसका, व्हाट इज़ इंडिया स्टेक इन ऑल दिस। तो हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अभी हमारी जो पॉलिसी है वो अफ़गान ओन्ड, अफ़गान लेड पीस प्रोसेस पे हम चलते हैं। और जो इंडिया के जो डिफरेंस हैं अबाउट इंगेजिंग इन अ प्रोसेस इन विच इट सीज, हम क्योंकि वहाँ पे समझते हैं कि जो तालिबान है उसके पाकिस्तान से लिंक है ना, और वो मतलब वहाँ एक तरह से प्रॉक्सी है इन काबुल। एंड एज द तालिबान हैव लिंक्स विद टेररिस्ट ग्रुप दैट टारगेट इंडिया, और जो हमारे इंडियन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में उसको भी टारगेट करते हैं, इस वजह से हम उनको नहीं देखते हैं। एंड इंडियाज़ अदर बिग वॉरीज दैट द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द एग्जिट ऑफ द यूएस मे बी फिल्ड बाय चाइना। अब क्योंकि वहाँ से यूएस से हट रहा है तो वहाँ पे जो चाइना है वो उसका एडवांटेज ले सकता है। इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे जो है तालिबान से लिंक है, जो रेडिकल्स उइगुर्स मुस्लिम है पाकिस्तान चाइना की साइड से, तो वो अफगान बॉर्डर के वहाँ पे जो जिनजियांग ऑटोनमस रीजन है तो वहाँ पे आ सकते हैं। तो इंडिया इज़ कंसर्न दैट बीजिंग में यूज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान टू इंसुलेट दिस वल्नरेबल टेरिटरी फ्रॉम दीज लिंक्स। दूसरा जो कंसर्न है वो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान का है, वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो सी पैक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है इसको अफगानिस्तान तक, एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान इन अ कमेंट्री टाइटल। जैसे उन्होंने बोला भी था चाइना ने कि चाइनाज स्ट्रैटेजिक असेसमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड डायरेक्टर ऑफ द चाइना प्रोग्राम एट द सिम्पसन सेंटर रोड दैट पाकिस्तान। तो ये है कि वो क्या होंगे कि विल नॉट ओनली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू चाइनाज इन। अभी मतलब चाइना की स्टेटमेंट भी इस तरह की आती हैं कि पाकिस्तान हैज़ डन ट्रिमेंडसली वेल टू
काउंटर टेररिज्म है ना, टेररिज्म को उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे से बेहतरीन कदम उठाए हैं कम करने के लिए। तो चाइना मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना जो रोल है हर जगह ही वो देखता है, और अभी इसको लेके भी वो पीस डील में क्या कर सकता है, कुछ अपना एडवांटेज ले सकता है। एंड इट सीज इट्स रोल इन अफगानिस्तान सिक्योरिटी थ्री वेज में वो देखता है ना, कि वो मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की प्राइमरी पार्टी तो है नहीं, and as dispensable at the sense that China is a great power neighboring country that cannot be ignored। ठीक है, तो चाइना को ऐसा लगता है कि उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और इन्वेस्टमेंट जो होगा काफ़ी ज़्यादा वो कर सकता है वहाँ पे। तो ये है। नेक्स्ट, अब ये जो तीनों एडिटोरियल्स हैं, 5 पॉइंट रिप्राइव, नेदर वॉर और नॉर पीस, अ न्यू इक्विलिब्रियम, तो ये तीनों ही इंडिया चाइना के रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो पहले इसे देख लेते हैं। 5 पॉइंट रिप्राइव जो है, वाइल दिल्ली मस्ट नेगोशिएट विद चाइना इन गुड फेथ, इट कैन नॉट अगेन मिस्टेक बेजिंग डिप्लोमेटिक वर्ड्स फॉर PLA डीड्स। ठीक है, तो हमको मतलब इतने हम जो ये फ्रैंक और कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन हुई है बिटवीन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो वांगी मतलब चाइना पे ये कितना ज़्यादा हम ट्रस्ट अभी नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है, बट डेली मस्ट कीप इट्स फिंगर्स क्रॉस्ड अमिडस्ट द बैडली शेकन ट्रस्ट इन बीजिंग सिंस द पीपल्स लिबरेशन आर्मी सरप्राइज एग्रेशन ड्यूरिंग अप्रैल में, है ना। तो अभी ये चीज़ बोला जा रहा है कि ईच अदर एट मैनी पॉइंट्स इन लद्दाख, दोनों ही स्टीयरिंग कर रहे हैं, मस्ट क्विकली डिसंगेज एंड ईज टेंशन। स्केप्टिक्स इन साउथ ब्लॉक विल नोट दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट फ्यू मंथ कि ब्रीजिंग ने मतलब पहले भी इतने हाई लेवल की हमारी जब मीटिंग हुई थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में आपस में फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, बॉर्डर को लेकर निगोसिएशन हो रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, डायरेक्ट और कंटिन्यूस डायलॉग्स चल रहे हैं बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स और जो ग्राउंड लेवल पे जो कमांडर्स हैं। चाइना ने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस थी है ना, वो भी मतलब रेज़ की थी, ओनली टू डैश देम क्विकली, लेकिन उसके बाद भी चाइना क्या कर रहा है, कुछ मतलब इसका हुआ नहीं, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया फिर उसको वायलेट भी कर दिया दूसरे दिन ही। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि इट हैज़ बीन समवट डिफरेंट इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ क्राइसिस। अब जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे क्या था, जब हो रहा था ये क्राइसिस, तो चाइना ये कन्विंस्ड कर लिया था उससे अपने को कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड कि उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये ज़्यादा जो उनका कॉन्फिडेंस था, दैट बीजिंग रिफ्यूजल टू पुल बैक इट फोर्सेस टू पीस टाइम लोकेशंस, है ना, तो उन्होंने मतलब यूनिलैटरली वो चेंज करते गए स्टेटस को। लेकिन इंडिया ने क्या किया, रिपीटेड हमने डिमांड की रिस्टोरेशन की ऑफ स्टेटस को आंटे ऑन द फ्रंटियर सीम्ड एम्प्टी एंड अनटिल, अब जब हमने फाइनली बोल्ड मूव लिया कि हमने जो हाई ग्राउंड हैं तो उनको क्या कर लिया, चाइना की जो मिलिट्री पोजीशंस हैं जैसे ब्लैक टॉप वगैरह, तो वहाँ पे हमने उनको कैप्चर कर लिया। तो तब से थोड़ा चाइना को मतलब इस चीज़ की टेंशन हो रही है, वो लगातार चाह रहे हैं कि ब्लैक टॉप पे दोबारा से वो डिप्लॉयमेंट अपने ट्रूप्स का कर ले, है ना, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उनको समझ में आया कि क्या है। ऑल्दो द चेंज इन चाइनाज पॉलिटिकल टोन इज़ वेलकम, देयर इज़ नो मिसिंग द डीप डिफरेंसेज दैट continue to complicate the path towards comprehensive military disengagement and de-escalation। तो इंडिया को इंसिस्ट करना चाहिए कि जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो रिस्टोर करने के हैं स्टेटस को, और हमारे कोई भी ऐसे नो एक्सप्लिसिट चाइनीज़ कमिटमेंट टू दैट गोल, है ना। वाइल बीजिंग वांट्स, बीजिंग क्या चाहता है, हम केवल स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि जैसा पहले था वैसा करना चाहते हैं, लेकिन बीजिंग ये चाहता है कि हम क्या करें, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमारी रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप से अलग रखें। हमारी जो बिलेटरल रिलेशनशिप है इंडिया चाइना की, यानी कि मतलब हम उन पे जो इकोनॉमिक सैंक्शन हम ये जो बैन कर रहे हैं आपको, वो चीज़ें ना करें, है ना, ये सब चीज़ें ना करें। लेकिन हमने क्या बोला है कि द टू आर इंटरेस्टिंगली इन इन इनएक्सट्रिकेबली इंटरलिंक्ड, है ना, दोनों ही क्या है, बिल्कुल ये जुड़े हुए हैं। मतलब बिलेटरल रिलेशनशिप तभी होगी जब हमारे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होंगे। तो यही चीज़ इस आर्टिकल में बोला गया है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है, नेदर वॉर नॉर पीस, तो चाइनीज़ एग्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ अनाउंस इट इंटेंट्स टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, अभी देखो कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहती है, लेकिन पीस भी दोनों ही कंट्री को नहीं मिल पा रही है ना। मेन जो है फर्स्ट इशू किसका आता है, ट्रस्ट का आता है। जो चाइनीज़ एक्शंस हैं हैव सेट बैक ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज बाय डिकेड्स, बट रैदर देन थिंक ऑफ ट्रस्ट एंड एट्रीब्यूट ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो ट्रस्ट जो है वो नहीं बन पाता है हमारे दोनों देशों का आपस में। एंड चाइनीज़ कैपेबिलिटीज़ आर प्रोबेबली ग्रेटर देन इंडियाज़ इन दिस रिस्पेक्ट, बट इंडिया जो रैम्प अप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज़, तो ये क्या है, दिस फेयर विल बी टेंजिबल ऑन बोथ साइड। द फैक्ट दैट एट द लेवल ऑफ द आर्मी वी सीम टू हैव कंस्टेंटली मिसरीड द PLA's इंटेंशन, है ना। जैसे मई और अप्रैल के टाइम पे जो हुआ था, डिप्लॉयमेंट्स हुए थे, फिर जून में हुआ था, जुलाई में हुआ था, जब डिसंगेजमेंट भी होना था सपोज
टू हैव टेकन प्लेस विल मेक ट्रस्ट नियरली इम्पॉसिबल, है ना। उसके बाद जो फिर हो गया जून 15 में, उसके बाद से ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो CPEC है, we may not know their motives but we can think about their fears. These fears make the situation precarious. At the basic level they will want to secure their interest, CPEC में करना चाहेंगे, है ना। दूसरा जो है तिब्बत जो है, सिचुएशन में बी एज बैड एज 1950। तिब्बत में सिचुएशन 1950 से ज़्यादा है, लेकिन चाइना हमेशा ही एग्रेसिव टेरिटोरियल और कल्चरल कंसोलिडेशन चाहता है तिब्बत का। 50s में भी उसने क्या किया था, काफ़ी सारे जो मतलब vulnerable on account of fears that India Nepal could be a staging ground if resistant। मतलब चाइना ये नहीं ये उसका मोटिव ऐसा नहीं है कि जो नेपाल के माध्यम से इंडिया को इनसर्किल करे, बल्कि वो ये चाहता है कि नेपाल और तिब्बत का जो है यूज़ नहीं होना चाहिए जो बैटल फील्ड है या फिर किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए, है ना। और ऑन तिब्बत इंडिया इज़ इन ऑकवर्ड सिचुएशन। अगर इंडिया की बात करें ऑकवर्ड सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि हमें मतलब इतना कुछ हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, इंडिया डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन चाइना क्या उसको ऐसे देख रहा है कि ये हम पे मतलब पोटेंशियल थ्रेट है टू इट्स कल्चर हेजेमनी इन तिब्बत, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो दलाई लामा, लद्दाख, तवांग और जो इनके जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो रहती है, तो इस वजह से चाइना हमको एग्रेसिवली देखता है। चाइनीज एग्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया ऑल्सो अनाउंस दैट इट इंटेंस टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ द पास्ट। इट्स ग्रोइंग पावर मीन्स इट नीड्स अ न्यू पैराडाइम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो हमने काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव में जो है चेंज कर दिया है, एंड पिक्चर ऑफ डिप्लोमेटिक जो मैच्योरिटी है वो हमने सेट की है ना। लेकिन क्या है, अभी भी मतलब हमको ये ध्यान देना होगा कि ये 2 फ्रंट वॉर में कन्वर्ट ना हो, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेंट अ पिक्चर ऑफ डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। एंड जो हम मतलब क्या कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं POK साइचिन को। वी नेवर वे आवर ओन वर्ड्स केयरफुली, वी कैन नॉट अबैंडन तिब्बतन्स, है ना। हम तिब्बतन्स को भी अबैंडन नहीं कर सकते, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सी दैट राम माधव अटेंडिंग तिब्बतन कमांडर्स फिट्स इनटू अ नैरेटिव ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर आवर इंटेंशंस। तो यही सब चीज़ें हैं। इस वाले जो आर्टिकल में बोला गया है न्यू इक्विलिब्रियम, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आर्टिकल है, इंडिया इज स्पेलिंग आउट इट्स रेड लाइंस पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। तो यहाँ पे भी एक तो 2 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है कि जो हमारी कंट्री है कि ऐसा इंश्योर होना चाहिए कि 2 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की मतलब पाकिस्तान भी उसका एडवांटेज ना ले, है ना। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और LAC पे जो हो रहा है, तो यहाँ दोनों एक साथ में ना हो, ये नहीं तो हम इंडिया प्रॉब्लम में आ सकता है। एंड सबसे मेन ये कि चाइना को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है, और क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंटरेक्शंस के बाद भी, है ना, एपेक्स लेवल की जो मैराथन डिस्कशन होती है उसके बाद भी कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, अभी मतलब विंटर्स आने वाली है ना, विंटर्स आने वाली हैं, और ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए हमें तैयार रहना होगा। ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स नीड टू बी प्रैग्मेटिक, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है ऑफ मेंटेनिंग ट्रूप एक्सर्शंस एट दिस एल्टीट्यूड ड्यूरिंग द विंटर सीजन विल बी ऑफ सीरियस कंसर्न। द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव विल नीड टू बी ऑन ओवर ड्राइव टू इंश्योर। तो लेकिन जो सीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये जो केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है मस्ट बी लोकलाइज्ड इन टू द लद्दाख रीजन। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो ऐसा नहीं कि पूरे LAC में हो, मतलब अरुणाचल प्रदेश से भी हो रहा है या फिर उत्तराखंड के रीजन में भी हो रहा है, ऐसा ना हो कि केवल ये लोकलाइज रहे, यानी कि लद्दाख जहाँ पे अभी कंटेंशियस स्टैंड ऑफ चल रहा है पेंगोंग सो के साउथ बैंक, तो उधर ही ये लोकलाइज नहीं रहना चाहिए, बाकी इधर उधर वॉर नहीं होना चाहिए। तो अपेक्स लेवल जो है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर शार्पनिंग द आर्सेनल ऑफ द आर्म फोर्सेज, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जो चाइनीज़ के जो इट हैज़ ऑल्सो लेड टू बैनिंग ऑफ नियरली 200 चाइनीज़ एप्लीकेशन हमने बैन कर दी हैं, है ना, उसी के काउंटर में। और पॉलिटिकली मतलब ये सारी जो ऐप थी ये क्या करती थी, एक तरह से चाइना को ही टेक्नोलॉजी जो थी प्रोवाइड करती थी, जो चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस कंपनीज़ हैं और जो PLA से रिलेटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही उसको इलीगल तरीके से हमारा डेटा देती थी। पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली वी मस्ट इंश्योर कंटिन्यूड US एंड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन चाइना अदर्स पेन पॉइंट्स, ठीक है। तो साउथ चाइना सी, ताइवान, हांगकांग, यहाँ पे हम बाकी सारे नेशंस का सपोर्ट लेके क्या कर सकते हैं, चाइना को
क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग द करंट पैंडमिक वी नीड टू स्ट्रेंथन द क्वाड को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और जो मल्टी रीजनल ग्रुपिंग्स है ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज, ठीक है, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको हम एक साथ ला के हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजिक असेट है दैट चाइना लिमिट द यूज़ ऑफ मिसाइल इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिसाइल इन अ हॉट वॉर सिचुएशन। ये सब चीज़ें भी हैं। और तो बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे जो है बेटर लेट, तो सस्पेंशन जो हुआ है ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स का, मतलब ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका है वो कोविड-19 वैक्सीन जो बना रही थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंग्लैंड में, यूके में, है ना, हु डेवलप द एडवर्स रिएक्शन, एक वॉलंटियर था, उसको एडवर्स रिएक्शन हो गए। तो फिर उसके बाद से क्या हो गया, ये जो इन्होंने क्या किया कि कुछ गलत हुआ है और फार्मा कंपनीज ने क्या कर दिया, बंद कर दिया जो भी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे। फिर इंडिया में भी जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी वैक्सीन के ट्रायल्स को होल्ड पे डाल दिया। इट इज़ टू अर्ली टू सेव दी सस्पेंशन अमाउंट टू अ सेटबैक ऑफ द ग्लोबल एफर्ट्स। तो मतलब ये सही है, ये बोल रहे हैं कि सस्पेंशन ऑफ ऑक्सफोर्ड ट्रायल इज सोबरिंग रिमाइंडर कि देर आर नो शॉर्टकट्स टू वैक्सीन डेवलपमेंट। हम शॉर्टकट्स नहीं कर रहे हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में, क्योंकि जो इस तरह के वैक्सीन टेस्ट में जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं वो होते रहे हैं पहले भी, इट इज़ नॉट रेयर। 2014 में जब इबोला की वैक्सीन बनी थी तो वो टेम्प्रेरी स्टॉप्ड हो गई थी, क्योंकि जो वॉलंटियर था उसको अर्थराइटिस हो गया था, है ना। तो उसके बाद भी अनलाइक द फर्स्ट टू फेजेज, जो दो पहले के फेज़ होते हैं, उसमें जो ट्रायल होता है उसमें जो एडल्ट्स होते हैं जिनको कोई डिजीज़ नहीं होता, वो हेल्दी होते हैं, तो उन पे होता है। लेकिन जो थर्ड ट्रायल होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कुछ मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये यहाँ पे हो सकता है कि उनको एडवर्स इफेक्ट हो गए हैं उससे। और 70 ईयर्स ऑफ एज का वो पर्सन था, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट। द वॉलंटियर हु फेल इल आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड द वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप सिम्टम्स ऑफ ट्रांसवर्स माइलिड्स, ठीक है। तो ये हो गया था रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दैट इज ट्रीटेड विद स्टेरॉइड्स थ्रू सीरियस केस आर नोन टू लीव लास्टिंग डिसेबिलिटीज़। तो ये है। अब वैक्सीन के ट्रायल यही चीज़ है कि जो डेवलप वैक्सीन एज ए नोवल कोरोना जो चल रही है, मतलब सारे जो कैंडिडेट्स हैं, एंड देयर आर कंसर्न इन द यूएस दैट द कंट्री रेगुलेटरी एजेंसी कुड बी प्रेशर्ड, है ना, कि वो क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, तो उससे पहले ही वो प्रेशराइज कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी क्या करो, वैक्सीन के ट्रायल करो और ख़त्म करो। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कोविशील्ड के नाम से इंडिया में आनी थी, बाकी इंडिया में दूसरा कैंडिडेट आपको पता है क्या है, कोवैक्सीन। द टफ गेट गोइंग, तो टफ गेट गोइंग में ये भी चाइना से रिलेटेड ही आर्टिकल है। बहुत आर्टिकल आज हम चाइना से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ अलग भी फैक्ट है। इसमें क्या फैक्ट्स दिए हुए कि सबसे पहले अगर चाइना की बात करें तो वो हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट नेबर रहा है, लेकिन अपनी नेबरहुड पॉलिसी में वो क्या कर रहे हैं, लगातार चेंजेस कर रहे हैं ना। अभी 2013 में जो वहाँ के प्रीमियर वेन जियाबो थे, उन्होंने बोला था कि गुड नेबरहुड, सिक्योर नेबरहुड एंड वेल्दी नेबरहुड। फिर 2009 में चेंज हुआ विजन चाइना का, उन्होंने क्या बोला, प्रीफेरिड डिप्लोमेसी, हारमोनियस वर्ल्ड। फिर जी जिनपिंग ने 2013 में एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई विद चाइनाज नेबर, है ना, जैसे कि एक्सपेंड करना है अपने कल्चर के इन्फ्लुएंस को और इम्प्रूव करना है रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, सोशलाइजिंग इन द रीजन टू मेक कंट्रीज एक्सेप्ट चाइनाज व्यू ऑफ इट्स कोर इंटरेस्ट एंड इन्फोर्सिंग जो PRC सोवरेनिटी है एंड टेरिटोरियल क्लेम्स है, तो उसे करना है। तो ये सारी चीज़ें, नॉट मैनी कुड स्टैंड अप दिस एग्रेशंस, है ना। तो साउथ एंड ईस्ट चाइना सी जो एरिया है वहाँ पे चाइना यूनिलेटरली इन्फोर्स करता है जो 9 डैश लाइन मैरीन बाउंड्री है, तो वो क्लेम करता है कि पूरी पूरी ये हमारी है। और जो वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, जापान है, इंडोनेशिया है, वो बिल्कुल उसको हेल्पलेसली देखते रहते हैं। इन लैंडमार्क वर्डिक्ट भी आया था UNSC लॉज का, ठीक है, अनक्लॉज का, जुलाई 2016 में। तो चाइना ने जो हिस्टोरिकल क्लेम था बेस्ड ऑन द 9 डैश लाइन, उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था, है ना। तो जो पिटिशनर था फिलीपींस, वो कुछ नहीं कर पाया था इसमें। इसी के साथ ही वियतनाम भी कुछ कर नहीं पाया था, जो भी इंटरनेशनल कंडेमनेशन थे। और रिसेंटली अभी क्या किया है, जो चाइना की एक सर्विस शिप है हाइंग दीजी, ठीक है, हायांग दीजी, तो वो भी क्या है, उसने भी इंक्रोच किया है मलेशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्च ऑफ ऑयल रिजर्व। तो वहाँ पे भी मलेशिया कुछ खास कर नहीं पा रहा है। वन द अमेरिकन एंड द जापानीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंटर द एग्रेशन PLA नेवी इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना, है ना। तो ये है, उनकी जो शिप्स है वो रेगुलरली अकोस्टेड की जाती है। तो US और जापान भी इतना कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन बट वन प्लेस वेयर चाइना फाइंड्स द गोइंग टफ नाउ डेज इज़ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर LAC के जो बॉर्डर है वहीं पे मतलब चाइना जो है
वहाँ पे, क्योंकि उनको स्टिफ रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम द इंडियन साइड, इस वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा घबराए हुए हैं। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी विद द कंट्रीज़, है ना, जो हमारी डिप्लोमेसी है अरब वर्ल्ड के साथ, वो 57 नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक कोऑपरेशन का, OIC का, तो वो भी क्या है, जो उससे भी हमें फ़ायदा मिल रहा है ना। जो अरब वर्ल्ड है वो आपको पता है उसमें सऊदी अरब होता है, जो टर्की और पाकिस्तान है वो क्या कर रहे हैं, वो नॉन अरब मुस्लिम स्टेट्स का एक एक्टिव रोल वो प्ले कर रहे हैं, नॉन अरब मुस्लिम स्टेट। अब इस वाले ग्रुप के साथ कौन कौन मिल रहा है, ठीक है, टर्की के साथ है पाकिस्तान। देखो टर्की का हमेशा पाकिस्तान के टुवर्ड्स ही हमेशा व्यू रहता है। जब मतलब इनको जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था तो उस टाइम पे भी टर्की ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, UNSC में ले जाएंगे मैटर, है ना, ये वो तो काफ़ी स्टेटमेंट भी निकाले गए थे। इसके अलावा जो तीसरी कंट्री है मलेशिया, ठीक है, ये तीनों कंट्री जो है एक साथ रहती है, तो इसको क्या बोला गया है हमें, ट्रोकिया, है ना। ट्रोकिया जो है इससे हमको मतलब क्या करना होगा, लड़ना नहीं होगा, मतलब देखना होगा कि किस तरह से ग्रुप इमर्ज होके आ रहा है ना। ये यहाँ पे है देखो, मलेशिया के जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद, कॉन्फ्रेंस ऑन द नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ कोलालमपुर में हुई। टर्किश प्रेसिडेंट जो रेसेप तैयब एर्दोगन है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। एंड चाइना कुडंट सिक्योर सपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री एक्सपेक्ट नाइजर। पाकिस्तान के जो एफर्ट्स थे टू गेट सम इनोसेंट इंडियन सेक्शन बाय UNSC एज इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो ये भी इंडिया ने क्या किया, अपनी डिप्लोमेटिक जो प्रोएक्टिवनेस है हमारी, तो उससे उसको हटा दिया था कि ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो आए थे, ठीक है। तो चैलेंजेस अहेड, यही है चैलेंजेस अहेड कि ये देखो ट्रोकिया विल बी हेडक्वार्टर एंड न्यूयॉर्क, है ना। तो टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया का एक लीडरशिप जो है ये बन रहा है टू काउंटर द सऊदी लेड OIC, है ना। तो इस्लामोफोबिया और जो कश्मीर में जो इशू है, रिटर्न टू द डोमिनेंट द इंटरनेशनल डिस्कोर्स, ये आ सकते हैं। तो इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू फेस ऑफ एट UN। US के जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो आने वाले हैं, तो US तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इस सब चीज़ों में, लेकिन इंडिया के जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं जैसे यूरोप है और जो ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान और इंडिया पैसिफिक नेबरहुड है, तो इन न्यू चैलेंज को टैकल करने में इंडिया की मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे, क्या, बहरीन लेटेस्ट अरब नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल, ठीक है। तो आफ्टर मतलब सऊदी अरेबिया के बाद जो दूसरा अरब नेशन है वो क्या बन गया है, बहरीन बन गया है इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला। तो ये बोला है ट्वीट करके ट्रम्प ने कि अनदर हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू, है ना, टुडे। तो ये है, जॉर्डन और इजिप्ट करते हैं रिकॉग्नाइज बाकी के। 19th एनिवर्सरी थी September 11 की। और दो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो आत्मनिर्भर भारत ऑर्गेनाइज बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, तो इसमें यहाँ पे बोला गया था कि जो पर्टिकुलर कंट्री है हैड ईटन इनटू इंडियाज़ बल्क ड्रग एक्सपोर्ट मार्केट। बल्क ड्रग एक्सपोर्ट मार्केट क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स दैट गिव अ ड्रग इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट, है ना। जैसे कि अभी हम API, जो API क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो अभी हम उसका मतलब प्रोडक्शन हम करेंगे, कोशिश की इंडिया में हो, क्योंकि अभी हम काफ़ी हद तक चाइना पे इसके लिए डिपेंडेंट है। और बल्क ड्रग जो पार्क्स है एज वेल एज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं टू बिल्ड सेल्फ रिलायंस इन ओवर 50 क्रिटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग पेंसिलिन G, vitamin B1 and dexamethasone and meropenem and atorvastatin aspirin, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम इनको प्रोडक्शन करने की बात करेंगे। इंडिया स्लिप्स 26 प्लेस टू 105, तो वो हमारी 105 रैंक आई है किसमें, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 में बाय फ्रेसर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। तो ये निकालता है फ्रेसर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो याद रखना 105 हमारी है। और इसमें जो को पब्लिश इंडिया में की जाती है दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा। और हमने, इंडिया ने काफ़ी वर्स्ट परफॉर्म किया है इसमें, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेशंस एंड द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंटरनेशनली। 2018 में इंडिया की रैंक 54 थी इन साइज ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर्ड विद 11 इन 2017, है ना। इट्स रैंक ड्रॉप्ड 122, तो हम 105 पे चले गए हैं। और यहाँ पे चाइना की अगर रैंक देखें तो 124 पोजीशन पे वो है। एंड एट द सेम टाइम्स परफॉर्मेंस इंडिया टर्म्स इज़ फ्रीडम टू ट्रेड ट्रेडिशनली, तो उसमें 112वीं रैंक है ना। जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है चाइना, उसमें उसकी अच्छी रैंक है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे सेकंड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट्स, तो गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बेस्ट इज प्रूविंग स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो है
गुजरात और अंडमान निकोबार आइलैंड ने टॉप किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो रैंक है टू हैव बीन एबल टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम, है ना। तो स्टार्टअप रैंकिंग की रिपोर्ट जो है स्टेट की ये रिलीज़ की गई है। कर्नाटका केरला फॉलोड गुजरात एज टॉप परफॉर्मर्स। तो गुजरात के सेकंड टाइम था जब वो इस एक्सरसाइज में टॉपर आया है, विच वाज स्टार्टेड इन 2018 में स्टार्ट हुई थी। इनकरेज म्यूचुअल लर्निंग अमंग ऑल स्टेट टू प्रोवाइड सपोर्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019, ठीक है। तो 30 एक्शन प्लान्स पॉइंट्स जो थे इसमें थे, जैसे ईजिंग कंप्लाइंसेज, रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन रैंकिंग प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर जो है बैंक के लिए ये अपॉइंट होगा, आरबीआई ने बोला है। आरबीआई and directed banks to set up an independent corporate compliance function headed by a designated chief compliance officer, ठीक है। तो chief compliance officer होगा, should be appointed for a fixed tenure के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, ठीक है, 3 साल के लिए होगा। और आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इसका जो गठन हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और ये क्या करता है, 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो पूरा परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, पहले कलकत्ता था। और इशूअर्स ऑफ करेंसी से बोला जाता है, इशूअर्स ऑफ जो बैंक नोट्स होता है ना। और बाकी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये सारी किसके द्वारा निकाली जाती हैं, आरबीआई के द्वारा ही निकाली जाती हैं। तो यू शुड रिमेंबर दीज फैक्ट्स। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।